Good evening to all of you. First of all, I ask you, how are you? All of the my dear students. All the students are fine? Okay. I am also fine. But I say, all of the my dear students, so sorry because I do not attend your previous class yesterday. Its main cause is COVID-19. सबसे पहले मैं आप लोग से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आ सका, जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि ऐसे कुछ लेडी टीचर मिस लोग आते थे स्कूल में, लेकिन वो आप लोग को नहीं बल्कि जूनियर स्टूडेंट्स जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी की स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाते थे। तो बात क्या हुई कि जहां पे हमारा डेरा है वहां उस जगह पे पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों की काफी इंतजाम थी और उनकी निगरानी भी थी, यानी पुलिस की निगरानी थी, जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सका। लेकिन आज मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों के साथ बच्चों के पास जाऊं और उन्हें कुछ समझाने का कोशिश करूं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन। Today we are all read exercise number 4 of SST. So you are all of the students open your SST book and exercise number 4. Because 3 तक तो हो गया है, एक्सरसाइज 3 तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है? नहीं? ओके। इनमें से कुछ बच्चे फेयर कॉपी बना के हमें भेजे भी हैं, यानी बनाए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप फेयर कॉपी बनाएं। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर। सो एक्सरसाइज 4, आवर चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया हमारा देश, ये आप देख रहे हैं हमारे देश का नक्शा। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा देश भारत, इसकी भौतिक विशेषताएं, यानी हमारे देश की क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके, so now you are all of the students open the page number 20 and care line by line. Okay, so paragraph number first, India is one of the most beautiful country in the world. भारत जो है पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में पृथ्वी पे जितना भी ग्रह है उसमें से भारत जो है, यानी कि हमारा देश एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा देश माना जाता है और है भी। इट हैज मेनी लैंड फॉर्म, यहां यानी कि हमारे देश में बहुत प्रकार के भू आकृतियां, भूमि हैं। सम एरिया आर फ्लैट, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की भू स्तर, उसको हम बोल सकते हैं भू आकृति, है ना, यानी जमीन का आकृति जो है कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां की जमीन आकृति बिल्कुल फ्लैट, यानी कि बराबर समतल है। जैसे कि हम लोग का जो राज्य है बिहार राज्य, वो कैसा है? फ्लैट है, यानी कि समतल है। ओके, सम आर लो एंड सम आर लिटिल हाई अबव द सी एंड सम लैंड फ्रॉम्स आर वेरी अबव द सी लेवल। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि
जो समतल नहीं है, यानी कि नीचा ऊंचा ऊंचा नीचा, यानी कि वो समतल नहीं है। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की मरुस्थल ही मरुस्थल है, यानी वहां सिर्फ बालू ही बालू है, वहां जमीन देखने के लिए भी नहीं मिलता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अगर हम समुद्र स्तर से बात करें, समुद्र स्तर किसे कहते हैं, मानिए कि समुद्र स्तर एक नापने का होता है, पानी का जो बहाव होता है, समुद्र के पानी का बहाव होता है, तो जहां तक होता है यहां तक है, तो इसको हम SEALEVEL सी लेवल यानी समुद्र स्तर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे भारत देश में जो कि समुद्र स्तर से भी नीचा है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि समुद्र स्तर से भी ऊंचा है। That is why India is a unique country। हालांकि यहाँ पे an unique country होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, मिसप्रिंट है। ओके, तो हम इतने बातों की जानकारी लेकर के हम कह सकते हैं कि भारत एक अद्वितीय देश है। अद्वितीय किसे कहते हैं, जिसके समान कोई दूजा नहीं हो, उसे अद्वितीय, यानी इसके समान पूरे विश्व में कोई दूजा देश नहीं है। ओके, नाउ दी पैराग्राफ नंबर 2, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल रीजन। भारत जो है यानी कि हमारा देश, ये 6 यानी कि 6 भौतिक धरातल, 6 प्रकार की अलग अलग भौतिक धरातल में बटा हुआ है। मुख्य रूप से कौन कौन है, दीज आर, ये सब हैं, कौन कौन, माउंटेन यानी कि पर्वत, प्लेन्स समतल भूमि, डेजर्ट मरुस्थल भूमि, प्लेट्यूज पठारी भूमि या पठारी क्षेत्र उसे कह सकते हैं। ओके, एंड आइसलैंड और द्वीप। आइसलैंड किसे कहते हैं, द्वीप, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूभाग हो उसे हम आइसलैंड कहते हैं। हालांकि इस लेसन में आइसलैंड के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ना है तो वहां देख लेंगे। दिस लैंडफॉर्म कीप changing are be moved from one part of the country to other। अगर हम अपने देश में ही एक जगह से, जैसे कि हमारा ये राज्य है बिहार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं, अगर एक जगह से दूसरे जगह में जाएं तो हम परिवर्तन पाएंगे। यानी हमारे बिहार राज्य में कुछ और है तो हम यूपी में चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे तो कुछ अलग प्रकार की वहां भू आकृति देखने को मिलेगी। ओके, दिस varied landform is called the physical feature। यही जो विभिन्न प्रकार की हमारे देश में अलग अलग प्रकार की ये जो भूमि है ना, अलग अलग प्रकार की है, इसे हम फिजिकल फीचर यानी कि भौतिक विशेषताएं कहते हैं। यानी कि हम अलग अलग क्षेत्र में चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ कहीं पे डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो कहीं पे प्लेन है, समतल भूमि है, कहीं सीढ़ी नुमा खेती है। हमारे यहाँ खेती कैसे होती है, समतल होती है, बराबर होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां की जिस प्रकार हमारे घर में सीढ़ियां होती है ना, उस प्रकार खेत होता है सीढ़ी नुमा, है ना। अगर सबसे ऊपर वाला खेत में पानी जम गया तो फिर नीचे वाले को सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही पानी बहता हुआ सबके खेत में चला आएगा। तो पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत पूछिए। अब देखिए ये पेज नंबर 20 में नीचे कुछ फिजिकल रीजन्स दिए गए हैं जिन्हें कि आपका जो आगे पढ़ाई है, ये जो अभी आपने जाना कि हमारा देश जो है भारत, ये 6 प्रकार की भौतिक धरातल में बटा हुआ है। तो आप जब 6 भौतिक धरातल के बारे में विस्तार पूर्वक जान जाएंगे तब आप यह जो कार्यकलाप दिया गया है इसे आप आसानी पूर्वक भर लेंगे। ऐसे अभी हम बता देंगे कि ये क्या है, ये क्या है, तो आपको समझ में उतना बढ़िया से नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर समझ लेंगे तब आप खुद से ही
इसे भरने में संभव हो जाएंगे। ओके, तो पेज नंबर 21 में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो देखिए, जो हमने अपने देश का 6 प्रकार की भौतिक धरातल के बारे में जाना, तो उसमें पहला है माउंटेन, यानी कि पर्वत। अब पर्वत के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ओके, देखिए, द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया is covered by a range of high mountain. These mountain ranges are so cold that some of the peak forever covered with snow. देखिए, ये जो मैप होता है, इसे आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे समझिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका जो ऊपरी दिशा होता है ना बाबू, ये ऊपर की ओर कॉमन समझिए, है ना। ये ऊपर जो होता है, ये होता है उत्तर। कौन सा होता है? उत्तर, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये उत्तर है। तो अगर हम इसे उत्तर दिशा में ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये नीचे वाला भाग हो जाएगा दक्षिण। स्वाभाविक सी बात है ना। देखिए, आपके नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आपका बुक में भी ये मैप ऑफ इंडिया है, इसे हमारे यहाँ पे दिशा उत्तर इधर है, तो इसे हम उत्तर की तरफ मोड़ दिए इसे। तो आप देखिए, उत्तर इधर हो गया, दक्षिण इधर, पूर्व इधर और पश्चिम इधर। ओके, तो अब आप लोग समझ गए कि ये जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग है, और ये गुजरात पश्चिमी भाग है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे देश का नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत देश के उत्तर दिशा में जो भी भाग है वह पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये पहाड़ ही है, इसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। पर्वत मीन्स पहाड़ नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ होता है तो उसे पर्वत कहते हैं, और बड़ा बड़ा होता है पर्वत। ओके, तो ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में माउंटेन है, पर्वत है, और यह जो जगह है भारत देश का बहुत ही अत्यधिक ठंडा है। यहाँ पे कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं, पहाड़ की चोटियां, है ना, यानी मानिए कि ऐसे पहाड़ है ना, तो इस भाग को हम पीक ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, यानी चोटी, PEAK, पीक मीन्स चोटी। तो कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जो कि पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ से। समझिए कितना ठंड होगा वहां पे, बर्फ से पहाड़ पेड़ पौधा सब ढका हुआ है। जिस प्रकार हमारे यहाँ बारिश होती है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन वहां जब बारिश होती है तो स्नो फॉलिंग होता है, यानी कि जिस प्रकार हमारे यहाँ बालू आता है ना, वैसे ही बालू जैसा बर्फ ही गिरता है, पानी नहीं गिरता है। ओके, सो द नेक्स्ट लाइन, दिस माउंटेन रेंज सो कॉल्ड इन द सम ऑफ द पीक फॉरएवर कवर्ड विद स्नो, द माउंटेन रेंज इज कॉल्ड हिमालय। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसे हम हिमालय कहते हैं, इसलिए इस पर्वत को हिमालय पर्वत कहते हैं। ए नंबर ऑफ रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो यह पर्वत है, इस पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, यानी कि यहीं से बहुत सारी नदियां का निकलना होता है, निकलती यहीं से शुरू होती है, यहां से शुरू होकर के पूरे देश में जाती है। कहां कहां जाती है इसे हम चर्चा भी करेंगे। तो देखिए कौन कौन रिवर है, मेनी रिवर सच एज इंदु, गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र originate from the same snowy mountain, that is why these rivers flow throughout the year। देखिए यहाँ का जो पहाड़ है, पर्वत जो है उस पे बर्फ जमा हुआ है, और वही बर्फ पिघलता है, पिघल करके पानी बनता है, और वही अपना जगह बनाते हुए पूरे देश में आता है, उसे हम
उसी को नदी कहेंगे। हाँ, तो यहीं से ही पानी निकलता है, बर्फ पिघल करके पानी बनता है और वही पानी नदी का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंदु, गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ये जो 1 2 3 4 5 ये पांचों जो नदियां हैं, ये सामान्यतः एक ही जगह से निकलते हैं, यानी शुरुआत एक ही जगह से होती है, वहीं का उसी पर्वत का बर्फ पिघलता है तो वहां से शुरुआत होती है। आगे गंगा कहीं चली जाती है, यानी आगे जा करके अपना अपना रास्ता बदल देती है, तो अलग अलग नामों से नदियां जानी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं गंगा, गंगा से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्या जानते हैं ना गंगा? ओके, हाँ, गंगा जो स्नान करने जाते हैं, नदी होता वही। तो जिस प्रकार गंगा नदी है, उसी प्रकार यमुना नदी है, उसका नाम है यमुना। ओके, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, और ये सब जो नदियां हैं ये सालों भर यहां से निकलती रहती है, यानी बर्फ का जो पिघलना है ये सालों भर चलते रहता है, पूरे वर्ष। उसी प्रकार जिसके फलस्वरूप यहां से नदियां हमेशा पानी का बहाव होते रहता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ, द नॉर्थर्न प्लेन। अब देखिए, द नॉर्थर्न प्लेन यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। अब उत्तर दिशा में जो कि प्लेन यानी कि समतल क्षेत्र, समतल क्षेत्र का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? समतल क्षेत्र का मतलब हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जिस जगह रहते हैं हम लोग, उस जगह हम लोग देखते हैं कि खेत देखे होंगे आप लोग, खेत जो है बराबर ही होता है। ऐसा है कि किसी का खेत पूरा गहरा है, किसी का खेत बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं है, सबका खेत समान है, यानी कि बराबर है। तो ऐसे जमीन को हम समतल भूमि बोलते हैं। तो हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में, तो यहाँ का प्राय क्षेत्र समतल क्षेत्र ही है। ओके, यानी कि आप बिहार क्षेत्र में कहीं भी चले जाइएगा तो वहां की खेती, वहां का जगह आपको एकदम समान दिखेगी, एकदम बराबर, है ना? तो इसे हम समतल क्षेत्र कहते हैं, यानी प्लेन, है ना? इसका नाम भी देखिए प्लेन है, बराबर। ओके, अब देखिए लाइन क्या है, टू द साउथ ऑफ हिमालय लाइज द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब देखिए हिमालय का जो लाइन है, ये देखिए हिमालय का बाद जो ऐसे लाइन है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा ये मैप ऑफ इंडिया की नहीं, आई डोंट नो, बट आपके बुक्स में भी है, आप इसे भी देख सकते हैं। हिमालय के का जो लाइन है, उसके बाद जो हिस्सा नॉर्थ में है वह ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी यह जो है भारत का एक बहुत ही बड़ा समतल हिस्सा है। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, आपके पेज नंबर 20 बुक मैप में लिखा हुआ है नॉर्थर्न प्लेन, और हरा रंग से कलर भी किया हुआ है ना? तो आप पूरे मैप में देख सकते हैं कि इस जगह पे जो समतल भूमि है पूरे मैप में और कहीं पे नहीं है ना? Gangetic Plains and the Indus Plains are some good example of northern plain of India. The Gangetic Plains have been named so as river Ganga along with Yamuna and Brahmaputra flow through these plains. देखिए ये जो समतल क्षेत्र है, ये
यहाँ पे इस जगह पे मुख्यतः 3 नदियों का बहाव है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां इस समतल क्षेत्र से होकर के गुजरती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे बिहार में भी कौन सा नदी आती है, पटना, है ना, पटना, सॉरी पटना नहीं, हमारे बिहार में कौन सी नदी आती है, गंगा। और गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है पटना। हमारे मन में पटना चल रहा था, इसलिए पटना मुंह से निकल गया, सो सॉरी। ओके, समझ गए? यानी कि ये पूरा जो समतल भूमि है भारत देश का, इसमें मुख्यतः 3 नदियां फ्लो करती है, बहती है। कौन कौन है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। These plains are flat land formed by the fertile soil left behind by the Himalaya river। अब ये जो समतल क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब जगह, इतना देर से आप क्षेत्र का मतलब नहीं समझ रहे थे। क्षेत्र का मतलब जगह। आपका जो जिला है ये जमुई जिला क्षेत्र है, नहीं, जमुई जिला का जगह। तो ये समतल क्षेत्र है, इतना दूर जो आप देख रहे हैं ना, बुक में भी देख रहे हैं, समतल क्षेत्र यानी यहाँ का जमीन जो है बराबर है। ओके, देखिए, वेरी गुड। हाँ, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा ना। हाँ, these plains are flat land formed by the fertile soil left behind by the Himalaya rivers। यहाँ जो है ये क्षेत्र में जो मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ है। जैसा कि हम लोग भी देखते हैं, उपजाऊ कहने का मतलब कि यहाँ फसलों की उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। जितना फसल हम अपने जमीन से, अपने खेत से उपजा सकते हैं, उतना फसल राजस्थान का जो डेजर्ट है, मरुस्थल भूमि है, सिर्फ बालू ही बालू है, वहां धान होगा? नहीं होगा। वहां गेहूं का फसल होगा? नहीं होगा। वहां चना जाके बो सकते हैं हम? नहीं होगा। यानी कि जितना फसल हम अपने इस समतल भूमि से उपजा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है बहुत ही फर्टाइल है, यानी उपजाऊ है। ओके, दिस फाइन सॉइल आर कॉल्ड सीड व्हिच मेक्स द लैंड कोल्ड सुटेबल फॉर कल्टीवेट। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो क्या हमें मदद करती है? तो वो इन क्षेत्रों में खास करके पटवन का काम में मदद करती है। पटवन समझते हैं? खेत का जो बुवाई होता है, यानी हम बीज को बो देते हैं, उसके बाद उसमें पानी जो डालते हैं ना, उसे हम पटवन बोलते हैं, यानी पानी से उसे सिंचाई करते हैं, पटवन। तो गंगा से निकलने वाली नदियां जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो नदी के किनारे बसा हुआ शहर, गांव और जो भी जगह है, वहां नदी का पानी से ही खेतों में सिंचाई हो जाती है, यानी खेतों में पटवन हो जाता है। और जहां यह नदी नहीं पहुंचती है, जैसे हमारे जमुई जिला में कोई नदी है नहीं, आपके गांव में कोई नदी है नहीं है, कोई नदी है आपके गांव में? नहीं नहीं, वो नदी नहीं है, वो नदी नहीं है बाबू। तो देखिए, आपके गांव में वो जो है वो नहर है। तो जिस क्षेत्र में नदी का पानी नहीं जाता है, यानी नदी नहीं है, वहां नहर बना करके, जैसा बोल रहे हैं आप, वो नदी नहीं है, वो नहर है। यानी जमीन को गड्ढा खोद करके इस प्रकार बनाया जाता है कि पानी का अधिक मात्रा उसमें एकत्रित रहे, जमा रहे, ताकि समय पे हम इसका प्रयोग कर सकें। तो जमीन की खुदाई करके, है ना, जमीन को ऐसे इतना दूर में खोद दिया, गंगा नदी यहां से बह रही है, तो इधर से ऐसे रास्ता बना दिया, उसके बाद इस नहर में पानी आने लगा। अब यहाँ पर जो गांव है ये भी इस नहर से पानी ले सकता है ना। तो नदी इस प्रकार से भी उपयोगी है। तो
विच मेक्स द लैंड कोल्ड सुटेबल फॉर द कल्टीवेट, यानी कि खेती के लिए ये पानी बहुत ही उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल। मरुस्थल, इसका मीनिंग समझिएगा। देखिए, मरुस्थल, स्थल का मतलब क्या? बोलिए। जमीन। वेरी गुड। स्थल का मतलब जमीन। अब मरु मीन्स, मरु मीन्स नहीं मालूम है? अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए, मरु मीन्स होता है मरा हुआ, और स्थल मीन्स जमीन, यानी कि मरा हुआ जमीन। समझने के लिए, ऐसा नहीं कि मरुस्थल को हम मरा हुआ जमीन बोलेंगे, समझने के लिए। मरा हुआ जमीन, कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तब वह कोई काम करता है जी? नहीं करता है ना। उसी प्रकार जमीन किस लिए होता है? खेती करने के लिए। जमीन का मुख्य कार्य क्या है? खेती के लिए। तो ये जमीन जो है मर गया, तब इसमें खेती होगा? नहीं होगा। ये समझने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब आगे देखिए, मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी होती है। यहां भी मिट्टी होती है। किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं वो जानेंगे। द ग्रेट इंडिया डेजर्ट और द थार डेजर्ट लाई इन द नॉर्थ। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह कौन सा है? थार डेजर्ट, यानी थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ये देखिए, इधर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नहीं इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, आपको समझाने के लिए। देखिए, मरुस्थल है कहां हमारे भारत देश में? नॉर्थर्न वेस्टर्न। नॉर्थर्न वेस्टर्न कौन हुआ? वेस्ट का भी हिस्सा और नॉर्थ का भी। यहां से सीधे अगर हम चले आते हैं तो देखिए, यहां पे राजस्थान, आप बुक में देख सकते हैं। आपके घर में अगर मैप हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। नॉर्थर्न वेस्टर्न जो हमारे देश का पार्ट है, उसी में क्षेत्र में आता है राजस्थान, है ना। तो दिस एरिया इज मोस्टली हॉट एंड ड्राई। राजस्थान में ही थार डेजर्ट है, मरुस्थल है राजस्थान में। ओके, तो यह जो क्षेत्र है बहुत ही हॉट, यानी कि गर्म, और ड्राई, सूखा हुआ। सूखा हुआ तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पानी पड़ता है तो जमीन कैसा हो जाता है? गिल्ला हो जाता है, उसमें नमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पानी पड़ता है तो कोई असर ही नहीं होता, जैसा है वैसा ही। क्यों? विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ तो वर्षाएं कम होती है, क्योंकि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जिस जगह पे पेड़ होता है, वृक्ष, ट्रीज, उसी जगह पे बादल ऊपर में जमा होते हैं और पानी पड़ता है, वर्षा होती है। लेकिन यहाँ तो मरुस्थल है, यहाँ तो पेड़ है ही नहीं, तो वर्षा भी कम होती है, और जो वर्षा हुआ वह पता भी नहीं चलता कि किधर हुआ, क्योंकि यहाँ सभी जगह बालू ही बालू है। जब तेज हवा चलती है तो कहीं पे बालू इतना उड़ गया वहां से कि कुआं इतना गड्ढा हो गया, और वही बालू कहीं जाके मतलब एकत्रित हो गया, जमा हो गया, तो बालू का पहाड़ बन गया। ऐसा होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हियर। बहुत ही कम और कुछ चुनिंदा पेड़ पौधे ही यहाँ पे पनपते हैं, यानी यहाँ पे वो अपना निवास करते हैं। जैसे में बबूल, बबूल आप लोग देखे होंगे। ओ हाँ, वही जिसमें कांटा होता है।
उसमें लंबा लंबा कांटा होता है। और कैक्टस, खास करके जो कटीला पौधा होता है ना, वो इस रेगिस्तान में पनपता है, जन्म लेता है। कटीला पौधा जिसमें सिर्फ कांटा ही कांटा होता है, बबूल हो गया, कैक्टस हो गया। As the soil is dry and the water is hard to get, it is difficult to grow plant trees in the desert. इस जगह में सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी क्यों है? बालू है ना बाबू। जब सूरज निकलता है यानी दिन होता है तो सूरज की धूप से बालू इतना गर्म हो जाता है कि जलने लगता है। जलने का मतलब क्या? बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। आप लोग कभी नंगे पांव बालू पे चले होंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं कि दिन के समय में सूरज की सनलाइट के कारण बालू बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। इस कारण से वहां गर्मी और बढ़ जाती है। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज इन द डेजर्ट। यह बहुत ही कठिन है कि मरुस्थल भूमि में किसी प्रकार के पेड़ को वहां पे लगाना जो कि वहां पे नहीं हो। जैसे में हम आम का पेड़ वहां लगाए, होगा? नहीं होगा, बहुत कठिनाइयां होगी और होगा भी नहीं, क्योंकि ना तो वहां पानी है, ना तो आम का पेड़ को जिस प्रकार मिट्टी चाहिए वहां का मिट्टी वहां नहीं है। वहां मिट्टी है, कैसा मिट्टी है? बलुई मिट्टी है, मिट्टी में बालू मिला हुआ है। आप लोग इधर भी कभी देखे होंगे, बलुई मिट्टी उसे बोलते हैं, कहीं किसी किसी जगह पे होता है, हमारे जिला में है। उसमें बालू की मात्रा अधिक होती है तो बलुई मिट्टी हो गया। ओके, नेक्स्ट है प्लेट्यू। लेकिन ये प्लेट्यू को हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप लोग को इस चैप्टर का मीनिंग्स अवेलेबल हो गया है, उसे आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, उसे याद करेंगे और चैप्टर को 2 बार 3 बार आपके पास जो वीडियो पहुंचता है उसे देखेंगे, समझेंगे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड आई मीट another day, another chapter. Sorry, chapter is this and one of the things आप लोग okay, गुड बाय।